तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल और आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस साल्ट, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और इंडिकेटर क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ये इसका पहला पार्ट होगा। तो सबसे पहले समझते हैं एसिड बेस साल्ट क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने घर में सुना होगा कि ये जो एसिड होता है, नींबू में जैसे एसिड होता है, उस जो भी एसिड होता है वो थोड़ा खट्टा होता है। आप लोगों ने एसिड का नाम सुना होगा। टॉयलेट एसिड भी होते हैं जो यूज किया जाता है क्लीनिंग के पर्पज से, और भी तरह का एसिड होता है। उसी तरह साल्ट का तो आपने नाम सुना ही होगा, जैसे कि घर में जो साल्ट यूज होता है कॉमन साल्ट, सिर्फ वही साल्ट नहीं होता, और भी बहुत सारे टाइप के साल्ट होते हैं। जो सब कुछ हमको इसमें पढ़ना है। लेकिन अभी इस वाले पार्ट में हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये एसिड बेस साल्ट आया कहाँ से। ठीक है, तो ये होता क्या है एक्चुअली, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रीवियस लेके चलते हैं। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने 9th क्लास में आप लोग जैसे पढ़ के आए कि मैटर होता है। सबसे पहले तो मैटर हो गया, कोई भी पदार्थ जो हम देखते हैं वो मैटर होता है। उसका जो आप जानते हैं वो मैटर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें होता है प्योर सबस्टेंस, ठीक है, और एक होता है मिक्सचर और बेस या इम्प्योर सबस्टेंस का होता है मिक्सचर, जिसमें और भी जो कोलाइडल सॉल्यूशन ये सब जो हो जाता है वो मिक्सचर वाला में आ जाता है। अब प्योर सबस्टेंस में दो पार्ट हो जाता है, जैसे कि एलिमेंट और यहाँ पे कंपाउंड। ठीक है, तो प्योर सबस्टेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते थे, एलिमेंट और कंपाउंड। ये सब 11th क्लास का चीज है। तो अब जो कंपाउंड है उसको हम लोग तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, एलिमेंट में तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड ये सब हो जाते हैं। ठीक है, और कंपाउंड में इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसका पहला पार्ट हो जाता है कंपाउंड में एसिड, ठीक है, बेस और साल्ट। ठीक है, तो जितने कंपाउंड होते हैं उसको मोटा मोटा हम लोग एसिड बेस साल्ट तीन पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहीं से ये एसिड बेस साल्ट ये कंसेप्ट आता है। तीनों क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बना रहता है और इसका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का कंसेप्ट समझ में आ गया कि एसिड बेस साल्ट कहाँ से आया, ये तीनों कंपाउंड होते हैं। तो इसके बारे में अब और थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, एसिड बेस को समझने के लिए साल्ट को हम लोग थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले एसिड और बेस को समझते हैं। तो इस दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो ये हम लोग को ज्यादा कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एसिड और बेस का एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मान के चलूं तो आप जैसे कि आप नींबू का रस ले लें, ठीक है, लेमन ले लें, ठीक है, और बेस के लिए आप ले सकते हैं, आप सोप ले लें। ठीक है, सोप जो होता है वो बेस होता है। ओके, तो लेमन और बेस यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे एसिड जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, खट्टा होता है उनका स्वाद। ठीक है, यही सबसे पहला पहचान होता है कि जो एसिड होता है उसका स्वाद खट्टा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारा एसिड को मुंह में लेके देखा जाए, वो टेस्ट किया जाता है, उस हिसाब से उसको टेस्ट किया जाए। अगर डायरेक्ट एसिड को हम मुंह में ले लेते हैं तो हमें नुकसान कर जाएगा, बहुत ज्यादा ही नुकसान कर जाएगा। ओके, अगर हम लोग बेस की बात करें तो वो बीटर इन टेस्ट होता है, मतलब उसका टेस्ट कड़वा होता है। ओके, अब सोप को कभी हम टच करके, जीभ में टच करके देख लो, आपका मुंह एकदम कड़वा जैसा हो जाएगा, तो वो बेस का पहचान है। बेस का टेस्ट बीटर होता है, मतलब कड़वा, और जो एसिड होता है उसका टेस्ट जो होता है वो सावर होता है, मतलब कि खट्टा होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दिया हूँ, लेमन यहाँ पे आप ले सकते हो और सोप ले सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अभी तो धीरे धीरे सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, लेकिन अभी के लिए जो कॉमन हमारे डेली लाइफ में जो अवेलेबल है तो उससे मैं लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे एसिड में, तो कंटेन H+ आयन। ठीक है, इसमें H+ आयन्स होते हैं एसिड को। अगर एसिड को अगर हम वाटर में डालेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो H+ आयन देगा। H+ आयन क्या होता है इसके आगे हम धीरे धीरे आएगा, फिलहाल के लिए हम समझ लेते हैं H+ आयन देता है। और वहीं अगर बेस को अगर हम लोग डालेंगे तो OH- आयन देगा। ठीक है, तो ये इसमें दूसरा डिफरेंस हो जाता है। अब जो मेन डिफरेंस हो जाता है, जो पॉइंट सी है, ठीक है, ये जो होता है एसिड जो भी होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है, याद रखने का चीज है। ठीक है, और वहीं अगर बेस की बात करें तो वो रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या हो गया, बेस बी से है और बी से ब्लू, तो बेस क्या करेगा, ब्लू बना देगा। ठीक है, किसको बनाएगा, रेड को ही बनाएगा। ठीक है, और जहां तक एसिड की बात है तो वो रेड कर देगा। तो एक याद रखो आप कि बेस ब्लू बनाता है तो एसिड रेड बना देगा। ठीक है, ओके,
ये हो गया, ये तो मेन है, इसका टेस्ट होता है, इससे आप आसान से पकड़ सकते हो। कोई सा भी एसिड हो, अगर उसमें आप लिटमस कलर डालोगे, लिटमस का लिक्विड डालोगे तो वो आपको रेड करके दे देगा एसिड, और वही बेस में डालोगे तो वो आपको ब्लू करके दे देगा। ओके, अब एसिड जो है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है। जो भी एसिड होते हैं वो ज्यादातर वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जहां तक बेस की बात है तो कुछ ही बेस है, अल्कली बेस जो होते हैं वही सॉल्युबल होते हैं, बाकी बेस इनसॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, जल्दी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। कुछ होते हैं एक्सेप्शन, जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, ये सब वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं इजीली, बाकी सब नहीं होते हैं। ठीक है, एसिड जो होता है कोरोसिव इन नेचर होता है। कोरोसिव इन नेचर का मतलब होता है कि वो उसको गला देगा। ठीक है, अगर आप उंगली पे बेस पड़ जाता है एक बूंद तो वो आपको जला देगा। वहां पे किसी मेटल पे आप अगर एक बूंद एसिड डाल देते हो तो वहां पे आप देखोगे बबल्स उठने लगते हैं, वो उसको गलाने लगेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बेस की बात करें तो सोपी इन टच होता है। वो अगर आप हाथ में लोगे तो आप हाथ में चिकना चिकना जैसा लगेगा। जैसे कि कभी आपने साबुन को तो हाथ में लिया, वो चिकना जैसा लगता ही है। उसी तरह से कभी आपने वॉशिंग सोडा को अगर हाथ में लिया होगा तो एक्चुअली में तो साल्ट होता है, लेकिन उसमें बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, तो वो भी आपको चिकना जैसा लगेगा। ठीक है, तो ये मेन इसका डिफरेंस हो जाता है। इससे आपको ओवरऑल कंसेप्ट समझने में क्लियर हो जाएगा कि एसिड और बेस में यहाँ पे क्या अंतर होता है। साल्ट को मैं बार बता रहा हूँ कि लास्ट में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ मिलाने पे गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले एसिड बेस में मेन डिफरेंस इसका यही हो जाता है कि सावर इन टेस्ट हो जाता है और ये बिटर इन टेस्ट हो जाता है। H+ आयंस देता है एसिड और ये OH- आयंस देता है। और मेन जो है, जैसे कि पहचान किया जाता है, एसिड जो है लिटमस पेपर को रेड कर देता है और जो बेस है वो ब्लू कर देता है। ये मेन तीन डिफरेंस को आपको हमेशा याद रखना है। इससे एसिड और बेस में आराम से डिफरेंस आप कर सकते हो। अब हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे। तो एसिड का डेफिनेशन क्या होता है? दोस कंपाउंड विच टर्न ब्लू लिटमस रेड और गिव हाइड्रोनियम आयन विथ वाटर आर नोन एज एसिड। ठीक है, वैसा कंपाउंड जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे, या ये तो करे ही साथ साथ हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन अगर वाटर में देता है, वाटर में डिसॉल्व करने पे देता है, तो उसको हम लोग एसिड कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, उसके बाद और भी अगर आप बात करें तो नाइट्रिक एसिड HNO3, और बात करें तो फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो जाता है HF। उसका और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड का बात करते हैं तो एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, उसका ऑक्जेलिक एसिड की बात करें COOH2। ठीक है, ये ऑक्जेलिक एसिड। इस तरह से और भी बहुत सारे एसिड होते हैं। हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, हाइड्रोआयोडिक एसिड HI। ठीक है, तो इस तरह से बहुत भी और भी सारे होता है। सल्फोनिक एसिड H2SO3। बहुत सारे एग्जाम्पल है। धीरे धीरे आपको सारे का फॉर्मूला, सारे का नाम सब याद हो जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। कुछ आप याद रख सकते हो, जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, फास्फोरिक एसिड, ये सब कॉमन एग्जाम्पल है एसिड का। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे बेसिस का। तो इसी का उल्टा कर देंगे। जो डेफिनेशन है, दोस कंपाउंड विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड क्या करता था, मैंने पहले बताया, रेड कर देगा, और जो बेस है वो ब्लू कर देगा। तो ब्लू करेगा किसको करेगा? रेड को करेगा। ठीक है, और एसिड क्या है, वो रेड कर रहा, तो किसको करेगा? ब्लू को करेगा। तो याद रखना है कि करता क्या है, एसिड रेड कर देता है, बेस है वो ब्लू कर देता है। ओके, और गिव हाइड्रोक्साइड आयन विथ वाटर आर नोन एज बेस। ठीक है, या ब्लू कर दे, लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, या OH- हाइड्रोक्साइड OH- आयन दे, तो उसको हम लोग बेस कहेंगे। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें तो सबसे फेमस एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसका तो और भी कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे कि जो वीक बेसिस हो जाते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेस के। कुछ वीक बेस होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, अभी आगे आएगा, तो वहां पे हम लोग को समझना है। तो बेस वही हो गए जो कि ब्लू कर देता है लिटमस पेपर को और हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो उसको हम लोग बेस कहेंगे। एसिड क्या हो गया, जो हाइड्रोनियम आयन देता है, H+ आयन देता है, या रेड कर देता है लिटमस पेपर को, तो उसको हम लोग एसिड कहेंगे।
तो ये दोनों मेन डिफरेंस होता है और दोनों का डिफिनेशन भी मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके, अब एसिड को थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं कि इसका कितने टाइप के एसिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, ठीक है, मिलना मतलब कि कहां से हमको ऑब्टेन हो रहा है कोई भी एसिड, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो दो टाइप के एसिड होते हैं। पहला हो गया ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो सारे एसिड है जो कि हमें एनिमल्स चाहे प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है, या तो उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या तो उसमें होते, ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड का मतलब हो गया कि इसको हम लोग बनाते हैं, या तो लैब में बना लो या तो कमर्शियली बना लो, लेकिन इसको बनाना पड़ता है, नेचुरली नहीं मिलेंगे जल्दी, ठीक है, कहीं कहीं मिल भी सकते हैं लेकिन नेचुरली जल्दी इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है, ये बनाया जाता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, इसको मैन मेड तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन अब दोनों का एग्जाम्पल अगर हम लोग जान लें तो ऑर्गेनिक एसिड का नाम एग्जाम्पल हो जाएगा विनेगर, ठीक है, विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, OXLI ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, उसके बाद हो गया टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड में क्या होता है, तो इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड का एग्जांपल हो जाएगा HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उसके बाद नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सब मेन कॉमन एसिड है इसलिए बार बार इसका एग्जांपल आ जा रहा है, तो ये सब इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड हो जाएगा। इसमें फास्फोरिक एसिड आ जाएगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो जाएगा, हाइड्रोआयोडिक एसिड हो जाएगा, तो ये सारे एग्जांपल इसमें मिनरल एसिड के एग्जांपल हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ जो ऑर्गेनिक और नेचुरल ऑब्टेनिंग मिनरल एसिड है उसके हम लोग एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि उसका नेचुरल सोर्सेस क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग विनेगर का बात करें, इसमें एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, ऑरेंज संतरे जो होते हैं उसमें हमारा साइट्रिक एसिड है। ये सारे के सारे जितना आप एग्जाम्पल देख रहे हो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछता है तो आपको नाम याद रखना है कि ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, टर्मिनान मतलब कि जो इमली होता है उसमें टार्टारिक एसिड होता है, ओके, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, उसके बाद सोर मिल्क मतलब कि खट्टा दूध, अगर दही की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पे लैक्टिक एसिड उसमें होता है। उसका लेमन की बात करें तो उसमें साइट्रिक एसिड होता है। एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग, नेटल एक प्लांट होता है और एंट स्टिंग जो चींटियां काटती हैं या बी का जो स्टिंग होता है उसमें मेथनोइक एसिड होता है। मेथनोइक एसिड का अगर फॉर्मूला है HCOOH, ठीक है, मेथनोइक एसिड हो जाता है इसमें। और बाकी लेमन में है इसमें साइट्रिक एसिड होता है। तो नाम याद करने का भी तरीका आप याद कर सकते हो, कैसे याद करोगे, जैसे कि ऑरेंज हो गया और लेमन हो गया, दोनों तो एक ही मतलब कि दोनों सिमिलर होते हैं तो दोनों में साइट्रिक एसिड कर दो, ठीक है। उसका टर्मिनांट को याद करने का तरीका, टर्मिनांट में इमली में टार्टारिक, टी से टर्मिनांट, टी से टार्टारिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। एंट स्टिंग और जितने भी स्टिंग मारने वाले जितने प्राणी होते हैं जैसे कि बीज हो गया, एंट हो गया, ये सब में मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। टोमेटो में है ओ लास्ट में आ रहा है तो इसे आप रखो ऑक्जेलिक एसिड है। टर्मिनांट का टी पहले से आ रहा है, TA से है तो टार्टारिक एसिड हो गया, ठीक है। विनेगर तो आप याद कर सकते हो, विनेगर तो बहुत एग्जाम्पल में आता भी है। एसिटिक एसिड इसमें होता है CH3COOH, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH इसका फॉर्मूला हो जाता है। उसी तरह से साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब का भी फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो ये सारे के सारे नेचुरली ऑब्टेनिंग है और ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड है मतलब कि क्या हुआ, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो या तो प्लांट बेस्ड हो या तो एनिमल बेस्ड हो, कहीं से भी हो वहां से आपको ये चीज मिल रहा है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक एसिड का नाम दिया गया है। अब इनऑर्गेनिक एसिड का जैसे मैंने एग्जांपल सब बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, उसका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4 यहाँ पे, फिर नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे हो गया। उसका फास्फोरिक एसिड का बात करें तो H3PO4 यहाँ पे फास्फोरिक एसिड। तो ये सब इनऑर्गेनिक होता है, इसको आप लैब में बना सकते हो या तो फिर कमर्शियली इसको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। अब जो एसिड और बेस होता है उसको दूसरे तरीके से भी बांटा गया है स्ट्रेंथ के मामले में, ठीक है। कुछ स्ट्रांग होंगे, कुछ वीक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्ट्रांग और वीक टाइप के दो टाइप के एसिड होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रांग और वीक एसिड में जितना भी आपका और याद रखने का तरीका हो गया, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होगा, जो कि अभी मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ाया, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये सारे वीक एसिड में आ जाए, ठीक है। तो वीक एसिड का याद रखने का तरीका क्या हो गया, जितना भी वीक एसिड होगा
वीक एसिड इज इक्वल टू हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल हो जाएगा इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड का, ठीक है, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड हो जाएंगे। तो लेकिन सारे के सारे हो जाते हैं? नहीं, सारे के सारे नहीं हो जाते हैं। वीक एसिड में तो आपका ये फॉर्मूला चल जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो सारे वीक एसिड में आ जाते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में भी सारे के सारे मिनरल एसिड में नहीं आ जाएंगे। हाँ, जितना आप नाम जानते हो, मोटा मोटा जितना आप नाम जानते हो, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि याद रखने में काफी आसानी होगी, ठीक है। तो जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हो गए, ठीक है, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हो गए वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक है प्लांट या एनिमल सोर्स से जो ऑब्टेन किया जाता है वो सब वीक एसिड में आ जाता है, ठीक है। तो ये मेन इसका डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो कितना स्ट्रेंथ है उस हिसाब से अगर हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं तो ये दोनों का डिफरेंस ये। तो यहाँ पे तो आप लोग समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में हमको अंतर समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको मैं एक बार रब कर लेता हूँ तो फिर काफी आसानी, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं, पहले हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा KOH, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, CaOH और 2, ठीक है, लिथियम LiOH। जितना भी फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है, लिथियम हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, सीजियम हो गया, CeOH, CSOH जो होता है सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाए। जितना भी अल्कली ग्रुप होता है वो सारे के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वीक बेस में। तो वीक बेस में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर हम लोग वीक बेस का एग्जाम्पल लेते हैं तो वीक बेस में आ जाएगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। उसके बाद और भी इसमें सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2, ठीक है। तो ये सब जो हाइड्रोक्साइड्स आ रहे हैं ये वीक बेस हो जाता है। तो याद रखने का तरीका कैसे हो जाएगा, तो जो पहला ग्रुप वाला एलिमेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एक जो सेकंड ग्रुप में आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये और उसका सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये तो फर्स्ट ग्रुप वाला है। सेकंड ग्रुप का बस यही है, ठीक है, इसको याद रख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा, और बाकी जितने फर्स्ट ग्रुप वाले हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। बाकी जितने बेस होते हैं, जितना भी बेस आ जाए, ठीक है, वो सब के सब चले जाते हैं वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में मैंने अंतर यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड एंड बेस के बारे में, ठीक है। कंसंट्रेटेड शब्द का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, ठीक है, और फिर डाइल्यूट शब्द का मतलब क्या होता है वो समझ लो। कंसंट्रेटेड का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी एक पार्टिकुलर अमाउंट बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, मान लो कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें दो कंपाउंड, दो चीज है, दो पदार्थ है, दो सबस्टांस है, ठीक है, A एंड B। मान लो कि एक हमारे पास जार है, ठीक है, इसमें A प्लस B है, ठीक है, दो चीज है। अगर मान लो A इसमें 95% है, ठीक है, और B मात्र 5% है, ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। एक में कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो A इसमें ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे 95%, इसलिए कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। वहीं इसका एक अपोजिट कर देते हैं, मान लेते हैं कि A जो है वो हो जाता है 5%, ठीक है, और B जो है ये हो जाएगा 95%। इस पूरे सॉल्यूशन में A तो है भले ही 5% है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में, ये हो गया डाइल्यूट, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे जो पहला केस में, इसमें जो B है इसको आप वाटर ले लो, ठीक है, यहाँ पे जो B है इसको आप वाटर ले लो, ठीक है, और जो A है इसके जगह पे आप एसिड एक बार रखो और एक बार बेस को रखो, ठीक है। अब यही सेम कंसेप्ट अप्लाई करो, कंसंट्रेटेड का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंसंट्रेटेड का मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसमें एक जार है, इसमें सॉल्यूशन है, उसमें जो A है वो A नाम का जो एसिड है वो है 95%,
ठीक है, और जो बी है ये है वाटर, ठीक है, वाटर जो है मात्र है 5%। तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेटेड एसिड है। अब ये बहुत ज्यादा का मतलब क्या होता है, 95 हो गया, 100 ही ले लो, 99 ले लो, 98 ले लो, 90 ले लो, ये सब जितना कंसंट्रेटेड, जितना भी परसेंटेज है, हायर परसेंटेज जितना हो जाता है, इसमें कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं कि 50 पे रखेंगे, 60 पे रखेंगे, हाई अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। अगर हाई अमाउंट में है तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। उसके बाद सेम कंसेप्ट कर दो, अगर इसमें अगर बेस को लेके चलेंगे तो बहुत हाई अमाउंट में अगर बेस है तो कंसंट्रेटेड बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे डाइल्यूट का बात करते हैं कि अगर इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, कि 1-2% उसमें एसिड है, बेस है, और उसमें बहुत ज्यादा 95%, 90% अगर वाटर मिला हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे डाइल्यूट एसिड या बेस। जो भी मिला हुआ, उसमें एसिड मिला हुआ है पानी में तो उसको डाइल्यूट एसिड कहेंगे, अगर बेस मिला हुआ है तो डाइल्यूट बेस कहेंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं, जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं HCl, ठीक है, तो HCl के बगल में DIL कर देंगे, ठीक है, और अगर HCl लिखे, अगर ये कंसंट डाइल्यूट, DIL मतलब कि डाइल्यूट हो गया, तो यहाँ पे DIL करके कहीं लिखा रहेगा एसिड के बगल में, तो डाइल्यूट HCl हो गया, ठीक है। अगर HCl के बगल में लिखागा CONC, कॉन्सेंट्रेटेड, CONC शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको कहेंगे HCl, यहाँ पे कंसंट्रेटेड। कहीं कहीं पे ये भी आ जाएगा कि HCl है, यहाँ पे HCl लिखा हुआ है और इसके बगल में लिख दिया है कि 90% कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये एग्जैक्ट ही अमाउंट ही बता दिया है कि इसमें 90% HCl यहाँ पे है, ठीक है। जहां पे नहीं बताया तो वहां पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ, जहां पे अगर बता दिया है तो वहां पे लिख देगा। या डाइल्यूट लिखा हुआ है तो H2SO4 यहाँ पे 10% DIL, अगर ऐसे किया हुआ है तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें सिर्फ 10% ही H2SO4 है, तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वही सेम तरीका है, अगर हम लोग बेस पे लेके चलेंगे तो NaOH लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर लिख दिया कि 15% डाइल्यूट, ठीक है, तो NaOH है, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 15% NaOH है। अगर कंसंट्रेट है तो कंसंट्रेट लिखेगा, अगर कुछ परसेंटेज नहीं लिखा हुआ तो CONC कॉन्ट लिख के चला जाएगा, या DIL लिख देगा, तो इससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट, ठीक है। ये आगे आएगा, इसलिए ये बताना जरूरी है कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या अंतर होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे, एसिड बेस तो समझ लिए, साल्ट आगे पढ़ेंगे, अगले वाला पार्ट में पढ़ेंगे। अब हम लोग समझते हैं इंडिकेटर्स क्या होता है, क्योंकि इस वाले पार्ट में हम लोग को एसिड पढ़ना था, बेस पढ़ना था, दोनों का मैंने डिफरेंस बता दिया, दोनों कितने कितने टाइप के होते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर क्या होता है कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, ये कोई एसिड बेस नहीं होता है, ये अलग टाइप का एक सब्सटेंस होता है, ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड ही होता है जो कि अपना रंग बदल देता है अगर हम लोग उसके ऊपर एसिड या बेस को डालते हैं, जिससे ये पकड़ा जाता है कि ये चीज एसिड है। अगर आपके सामने एक बीकर में एक सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम डाल के दे दिए, 10% उसमें डाइल्यूट है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, अब सल्फ्यूरिक एसिड उसको चख तो सकते नहीं है, मुंह ही जल जाएगा। उससे अच्छा है कि आपको बताना है कि सिंपली इसमें एसिड है कि नहीं है, ठीक है, ये आपको टेस्ट करना। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का एक गिलास बीकर में रखते हो 10% सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा बीकर है जिसमें सिंपली प्योर वाटर है, ठीक है, या फिर तीसरा बीकर यहाँ पे एक और ले लेते हैं जिसमें NaOH का 5% सोल्यूशन है, तो तीनों का तीनों तो व्हाइट कलर का ही दिखाई देगा, आपको देख के तो अंतर समझ में आएगा ही नहीं। तो आपको पता करना है कि इसमें एसिड है, बेस है, या न्यूट्रल है, या क्या है, ठीक है, ये साल्ट है, क्या चीज है, तो कैसे पकड़ा जाएगा। तो इसी को पकड़ने के लिए यूज होता है इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर एक तरह का कंपाउंड होता है, पेपर के स्ट्रिप के फॉर्म पे आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर करता है, कुछ लिक्विड के फॉर्म पे आता है, अभी सब आने वाला है, अभी सब बताऊंगा मैं। तो उसको अगर हम एक बूंद डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे कि लाल रहेगा तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू है तो हरा हो जाएगा। जैसे लिटमस वाला को मैंने एग्जांपल दिया ना कि एसिड में लिटमस पेपर डालते ही वो रेड हो जाता है, वहीं अगर बेस रहेगा तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को पकड़ा जाता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक एक इंडिकेटर का बताएंगे, जैसे कि अगर डाले कलर चेंज हुआ तो उसमें समझ में आ जाएगा कि वो एसिड है या बेस है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, पहला इंडिकेटर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिटमस, ठीक है। अब लिटमस क्या होता है, लिटमस एक तरह का लाइकेन होता है जो कि एक पत्थर के ऊपर जो चिपक के जो होता है प्लांट, थाइलोफाइटा, उससे उसको ऑब्टेन किया जाता है, एक प्लांट बेस्ड सोर्स है, प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है, ओके। लिटमस और लिटमस पेपर में अंतर होता है, लिटमस एक लिक्विड के फॉर्म पे आता है, ठीक है, जिसका कलर जो होता है ऑरेंज इन कलर होता है, ठीक है।
लिटमस लिक्विड की मैं बात कर रहा हूँ, LITMUS, लिटमस लिक्विड के फॉर्म पे आता है, एक ड्रॉप में आएगा वो, जैसे आई ड्रॉप होता है उस तरह के ड्रॉप में आएगा, उसका कलर आपका ऑरेंज इन कलर होता है, ठीक है। लिटमस पेपर जो आप स्ट्रिप देखते हो वो अलग होता है, वो उसी सॉल्यूशन को उसको स्ट्रिप के फॉर्म पे डाल दिया जाता है, तो पेपर में वो सॉल्यूशन डाल दिया जाता है, वो अलग होता है, ठीक है। उसका कलर येलोइश, लाइट येलोइश टाइप का होता है, उसको इन्वर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिटमस लिक्विड की। लिटमस लिक्विड लाइकेन से ऑब्टेन होता है, ओके। अब इसका कलर ऑरेंज होता है, ओके। नेचुरली अगर हम इसको लेते हैं तो उसमें कोई भी एसिड बेस नहीं है तो उसका कलर ऑरेंज रहेगा। अब एसिड में अगर जैसे ही डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो दोनों पे ये कलर चेंज करता है, जिसको डालते ही हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। एसिड में डालेंगे तो उसका लिटमस का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है, और ब्लू अगर बेस में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो इससे इजीली हम लोग को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा इंडिकेटर की बात करते हैं, फेनोप्थेलीन की, जिसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट कलर का, पानी के कलर का होगा, ओके। अगर हम लोग इसको एसिड में डालते हैं फेनोप्थेलीन को तो ये कलरलेस ही रहेगा, ठीक है, इसमें कलर में चेंज नहीं होने वाला। अगर हम लोग बेस में डालते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है, ओके। तो इसको मेन टेस्ट बेस के लिए ही किया जाता है, इसका कलर जो है कि पिंक के कलर का हो जाता है। अगर एसिड में इसको टेस्ट करना है तो ये उपयोग में नहीं आएगा, फिलोप्थीन से हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते कि इसमें एसिड है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग तीसरे इंडिकेटर की अगर हम लोग बात करें तो मिथाइल ऑरेंज हमारा तीसरा इंडिकेटर है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज कलर का। तो इसका जो नेचुरल कलर जो होता है वो ऑरेंज ही रहेगा, ठीक है, और ऑरेंज कलर में लिक्विड है, ये भी लिक्विड के फॉर्म पे आएगा, ओके। अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो इसका कलर पिंक हो जाएगा, अगर हम लोग बेस में डालेंगे तो इसका कलर येलो हो जाएगा, ओके। लेकिन ये उतना अच्छा इंडिकेटर नहीं होता है, क्योंकि इसका जो कलर है वो ऑरेंजिश टाइप का होता है और स्लाइटली हल्का सा पिंकिश टाइप का कलर होगा, ठीक है, और जो बेस में जाएंगे तो स्लाइटली येलो होगा। तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इसमें कलर में डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए मिथाइल ऑरेंज उतना रेडिकली यूज नहीं होता है, कम यूज करते हैं। उससे अच्छा तो हमारा दूसरा इंडिकेटर लिटमस और ये सब, तो इसको ये भी इंडिकेटर है लेकिन इसको उतना वाइडली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ड्रास्टिक कलर का चेंजेस नहीं आता है। अब एक तो और इंडिकेटर है टर्मरिक, जो हमारे घर में यूज होता है, हल्दी, ठीक है। हल्दी का कलर क्या होता है, येलो होता है। इसका मैं एक्सपेरिमेंट करके एक शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी मैं इसमें पढ़ाता हूँ तो एक सीरीज में हो जाएगा आराम से, अभी एक्सपेरिमेंट करना सही नहीं है तो अलग से शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगा। तो अगर टर्मरिक जो होता है येलो कलर होता है, उसको आप क्या करो, आप पानी में उसको घोल दो, ठीक है, तो येलो कलर का वाटर हो जाएगा। उसमें अगर आप एसिड डालते हो तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें आप बेस डालोगे तो रेडिश ब्राउन कलर का चेंज होगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा होममेड इंडिकेटर होता है कि आप बता सकते हो कि वहां पे बेस है, ठीक है। एसिड रहेगा तो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या पानी में डालने में चेंज होगा, पानी तो न्यूट्रल होता है, पानी में डालने में कोई चेंज नहीं होगा, एसिड को भी आप इससे डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बेस में डालोगे तो आप रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसीलिए आप कहीं हल्दी, अगर कोई सब्जी का कोई मार्क लगा हुआ रहता है कपड़े में, अगर आप उसको सोप से धोते हो तो तुरंत रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हल्दी होती है और हल्दी सोप से रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन मार्क हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो ये भी इंडिकेटर है। अब एक और टाइप का इंडिकेटर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अभी तक जो हम लोगों ने इंडिकेटर पढ़ा उसका कलर चेंज हो रहा था, ठीक है। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इस टाइप का इंडिकेटर होता है कि अगर एसिड और बेस मीडियम इसको हम लोग रखते हैं या डालते हैं तो इसका स्मेल चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें कलर में चेंजेस नहीं होता, इसका स्मेल में चेंजेस होता है, जैसे कि वनीला, ठीक है। वनीला को अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो कोई इसमें स्मेल चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बेस में डालेंगे तो इसका चेंज हो जाता है। वही सेम चीज हो जाता है ओनियन के साथ भी। ओनियन का अगर हम लोग स्मेल चेक करें तो एसिड में सेम रहेगा, ठीक है, एसिड में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अगर हम लोग बेस में डालेंगे तो यहाँ पे इसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे गलती से नो चेंज लिखा गया था, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे नो नहीं होगा, यहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा। अगर स्मेल, अगर हम लोग वनीला को अगर हम डाल के देखते हैं बेस में तो उसका जो स्मेल है वो चेंज कर जाएगा। उसी तरह से ओनियन का भी है, वो भी बेस में इसका स्मेल चेंज हो जाता है। तो इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी कहते हैं, जिसमें एक क्लोव ऑयल भी होता है, वो भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।